जी आपको एक बात पता है, गांव के सभी लोग बोल रहे थे लक्ष्मण को जमींदार सेठ ने 20 बीघा जमीन दी है खेती करने के लिए। मैंने भी सुना तो है, और अपन इसमें कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मुझसे इस लक्ष्मण की खुशी देखी नहीं जा रही। अरे वो तो पहले ही इतना अच्छा कमाता था और अब तो उसके पास 20 बीघ जमीन और आ गई। वो तो अब अमीर बन जाएगा और हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो वह भी हमारी तरह गरीब हो जाए। तो तुम ही अपना दिमाग चलाओ, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी। आप 6 महीने रुक जाए, पहले लक्ष्मण की सारी फसल तैयार हो जाने दीजिए। और उधर लक्ष्मण और उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों जमींदार के खेत में बड़ी ही मेहनत से काम करती है और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। तो फिर एक दिन ऋतु हरिया से कहती है, अब आप एक काम करिए, सभी के सोने के बाद जमींदार के खेतों में आग लगा देना, वरना फसल कल कट जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब तो वह हम दोनों के जीते जी कभी भी राजा नहीं बन सकता। फिर रात होते ही हरिया चुपचाप जमींदार के खेत की तरफ चला जाता है और जमींदार के खेत में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए खेत की ओर चले जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माया, ये क्या हो गया? ये सारी फसल कैसे जल गई? ये कैसे हो गया जी? यह आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? भगवान, किसकी बुरी नजर लग गई? पता नहीं अब यह आग कैसे लग गई। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमारा सारा अनाज जल गया। 2 दिन बाद जमींदार साहब अपने घर अनाज लेने आएंगे, तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? इसमें अपनी क्या गलती है? अपन ने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। आने दो उनको, अपन उनसे साफ साफ बोल देंगे। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जमींदार अपने आदमी के साथ लक्ष्मण से फसल लेने के लिए जाते हैं। अरे लक्ष्मण, जरा बाहर आओ। फिर लक्ष्मण और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। लाओ लक्ष्मण, मेरी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन डर की वजह से लक्ष्मण कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ लक्ष्मण, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सेठ जी, आपके खेत की पूरी फसल जल गई। जब मैं शाम को आया था, जब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अगले दिन सुबह फसल काटने के लिए हम खेतों में वहां गए, तो वहां जाकर देख कि सारा खेत जला हुआ था। लक्ष्मण, मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैं वह अनाज बेचकर अपने बेटे की हॉस्टल की फीस भरूं, क्योंकि मैंने बड़े बेटे को शहर में अच्छे स्कूल में डाला है, तो उसकी स्कूल की फीस 500 थी और मैं इस फसल को बेचकर उसके हॉस्टल की फीस भरना चाहता था। सेठ जी, यह सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे भी अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ा आना था। मैंने भी आपके खेतों में बहुत मेहनत की थी। लक्ष्मण, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, और अगर तुम्हारे पास मेरी फसल का हिस्सा नहीं है तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन और तुम्हारा घर ले रहा हूँ। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? थोड़ा तो रहम कीजिए सेठ जी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम मुझे 500 दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दे दूंगा। अब तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे धक्के दे यहाँ से तुम्हें भगाना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आओ ना। हाँ जी, दोपहर हो गई और अभी तक बंटे ने कुछ नहीं खाया। आप कुछ खाने का इंतजाम करिए ना।
मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 6 महीने की मेहनत पानी में चली गई और सेठ जी ने भी अपने साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने साथ इतना बुरा होगा। अपना इतना बुरा वक्त कभी आएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अब। लक्ष्मण के पास रहने को घर नहीं था और खाने को रोटी नहीं थी। यह वक्त लक्ष्मण के लिए बहुत ही कठिन था। सुनिए जी, मैं ऋतु के यहाँ जाती हूँ और उससे कुछ रोटियां मांग कर ले आती हूँ। आप दोनों तब तक यहीं बैठो। इतना कहकर माया ऋतु के यहाँ चली जाती है। ऋतु बहन, कुछ रोटियां हैं क्या? मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसको भूख लग रही है। अगर कुछ रोटी है तो दे दो ताकि मैं मेरे बच्चे की भूख मिटा सकूं। रोटी तो नहीं है, और जो रोटी थी वो अभी अभी मेरे बच्चों ने खा ली। मुझे माफ कर दो बहन। फिर माया वहाँ से उदास होकर वापस लौट जाती है। क्या हुआ माया, रोटी नहीं मिली क्या? नहीं जी, ऋतु बोल रही थी जो रोटियां थी वो उसके बच्चों ने खा ली, इसलिए उसके पास रोटियां नहीं थी। माया, अभी हमारे दिन खराब है तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। सुनो, हम बच्चे को लेकर दूसरे गांव रामपुर चलते हैं, क्योंकि यहाँ अब अपनी कोई मदद नहीं करेगा और ना ही मुझे कोई काम देगा, और ना अब पास अपनी जमीन बची है जिस पर अपन खेती कर सके। अब हमारा बुरा वक्त आ चुका है। लेकिन हम रामपुर में किसके पास जाएंगे और ऐसी हालत में हमारी कौन मदद करेगा? अरे वो जो पिछली बार मैं रामपुर गया था ना, सेठ जी के काम से, वही पंकज भाई, उन्हीं के पास कोई काम जरूर मिलेगा। चलो हम अभी ही चलते हैं ताकि शाम होने तक वहां पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण अपने परिवार को लेकर रामपुर गांव तो जा रहा था, लेकिन लक्ष्मण को अपने गांव से बहुत लगाव था। वह अपने खेत और घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था। फिर भी परिवार की देखभाल के लिए उसने दूसरे गांव जाने का निर्णय लिया और रामपुर गांव जाने के लिए रवाना हो गए। पंकज भाई, मेरे लायक कोई काम है क्या? क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस तरह लक्ष्मण सारी बात पंकज को बता देता है। हाँ, मुझे भी किराने की दुकान में एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो उस जगह पर काम कर सकते हो। वो रहा तुम्हारे रहने का इंतजाम, तो तुम मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लिए एक नया घर बनवा लिया है। तब से इस घर में कोई नहीं रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई। और हाँ, मैं आप सभी के राशन का इंतजाम अभी कर देता हूँ। फिर पंकज दुकान से कुछ राशन का सामान लेकर लक्ष्मण को दे देता है। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। माया, हमने इस गांव में आकर बहुत पैसा बना लिया है, लेकिन मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ और वहीं एक जगह रहकर अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ जी, यह तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह ठोकरें खाता रहेगा। और मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। मैं पंकज भाई से बात करके आता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण पंकज के पास चला जाता है। पंकज भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ पैसा तो बहुत अच्छा खासा बना लिया है, पर मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कराना भी जरूरी है, और मैं भी अब गांव जाना चाहता हूँ। वहीं किराने की दुकान खोल लूंगा और अपनी जमीन और अपने घर को वापस जिंदार साहब से आजाद करवा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतना काम सिखाया। हाँ, क्यों नहीं लक्ष्मण भाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम जब चाहो तब जा सकते हो। ठीक है पंकज भाई, मैं अपने परिवार को लेकर आज ही अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। फिर लक्ष्मण अपने परिवार के साथ गांव लौट आया और अपने लिए एक नया घर बनवाया और गांव में ही छोटी सी किराना की दुकान शुरू किया। उसके अनुभव और मेहनत की वजह से उसकी किराना की दुकान बढ़ने लगी
उधर उसके पड़ोसी हरिया की पत्नी ऋतु अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लक्ष्मण से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। आज मेरे कर्मों की वजह से भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को दूर कर दिया। फिर हरिया लक्ष्मण के पास जाता है। मुझे माफ कर तो लक्ष्मण भाई, मेरे कर्मों की वजह से भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। 3 साल पहले मैंने ही जमींदार साहब के खेत में आग लगाई थी। उसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगे वह मुझे मंजूर है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान ने दे दी है। मैं तुम्हें क्या सजा दूं? इसलिए कभी तुम किसी खुशहाल परिवार को बर्बाद मत करना। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। उसके बाद से लक्ष्मण और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।